डेथ, जिससे 69% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन डरती है। इसका डेफिनेशन है इरिवर्सिबल सेसेशन ऑफ ब्रेन फंक्शन, व्हिच मींस ब्रेन डेड होना ही अल्टीमेट डेथ कहलाता है। और इसी तरीके से अगर हम लोग ने ब्रेन को किसी तरीके से भी रिस्टोर कर लिया तो हम अमर हो सकते हैं। पर ब्रेन ये इतना डेलिकेट पार्ट है कि इसे टच करने से इसके कई सारे न्यूरॉन्स मर जाते हैं। ब्रेन के कार्नियल नर्व्स को किसी सिस्टम या किसी बॉडी पार्ट से जोड़ना बायोलॉजिकली आज इम्पॉसिबल है। एक अमेरिकन न्यूरो सर्जन थे बाय द वे, बट वाइट के नाम से, उन्होंने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हैंडल किया था जिसमें उन्होंने अब एक बंदर के सर को दूसरे बंदर के धड़ से जोड़ दिया था। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के 8 दिन बाद ही उस बंदर की मौत हो गई और ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। बट डोंट वरी, आज क्वांटम मैकेनिक्स ने कॉन्शियसनेस की मदद से इमॉर्टल होने का एक नया रास्ता खोज निकाला है। बेसिकली कॉन्शियसनेस हमारे ब्रेन में तैयार होता है, जिसे हम इस्तेमाल करके आसपास की चीजों को पर्सनल लेवल पर समझ सकते हैं। सो कॉन्शियसनेस इज लाइक एन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द ब्रेन, और इसी के जरिए हमें खुद की अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी भी मिलती है। अगर किसी की कॉन्शियसनेस को कॉपी कर लिया जाए तो उसका पूरा लाइफ टाइम का डेटा, उसके सोचने का तरीका, उसकी फेवरेट चीजें हमेशा के लिए हमारे साथ रहेंगी और वो इमॉर्टल हो जाएगा। ये पॉसिबिलिटी को प्रूव करने का आइडिया जाता है ब्लैक होल के सिंगुलैरिटी के कॉन्सेप्ट तक, लेकिन इसकी शुरुआत रॉजर पेनरोज के जन्म से भी काफी पहले हो चुकी थी। 1924 में लुईस जे ब्रोजाइल ने एक ऐसी घटना पेश की जिससे ऐसा लगने लगा कि यूनिवर्स कॉन्शियस है और वो खुद के डिसीजन ले रहा है। उन्होंने कहा कि लाइट डुअल नेचर दिखाता है, एक समय पर पार्टिकल और दूसरे समय पर वेव इस तरह बिहेव करता है। इवन यूनिवर्स में हर चीज, जैसे मैं और आप, हम सब डुअल नेचर दिखाते। ये तो ऐसी बात होगी कि यूनिवर्स अपना असली नेचर ना दिखाकर लूडो खेल रहा है, यानी प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है। ये बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि ये यूनिवर्स का प्रोबेबिलिस्टिक नेचर सामने ला रहा था, ना कि डिटर्मिनिस्टिक नेचर जो सारे साइंटिस्ट बिलीव करते थे उस वक्त। फिर 1927 में वर्नर हाइजेनबर्ग ने अपना अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि किसी भी पार्टिकल की पोजीशन और उसका मोमेंटम डिटरमाइन करना इम्पॉसिबल है। उस वक्त साइंटिस्ट को दे ब्रोजाइल हाइपोथेसिस और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दोनों ही हजम नहीं हो रहे, लेकिन कुछ फिजिसिस्ट जैसे नील बोहर और जो मैक्स प्लैंक एक साइंटिस्ट उनके साथ थे, क्योंकि जब नील्स बोहर ने उनका डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तब उन्हें काफी अजीब से रिजल्ट मिले। जब उन्होंने हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स को स्लिट से पास किया तब उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स राइट और लेफ्ट से पास न होकर स्लिट से रैंडम टकरा रहे हैं, जिससे एक इंटरफेस तैयार हो रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स वेव की तरह बिहेव कर रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने डिटेक्टर लगाकर कॉन्शियसली इलेक्ट्रॉन्स के बिहेवियर को ऑब्जर्व किया तब पर पार्टिकल वेव की तरह नहीं इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करने लगे, और स्क्रीन पर इंटरफेस पैटर्न के बदले पार्टिकल्स का पैटर्न दिखने लगा। जब कोई भी कॉन्शियस बीइंग या इलेक्ट्रॉन मेजरिंग डिवाइस को एक्टिवली मेजर करता है तब इलेक्ट्रॉन अपने वेव स्टेट से पार्टिकल स्टेट में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। 1932 में जॉन वॉन न्यूमैन ने साइंटिफिक कम्युनिटी के सामने जनरलाइज स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि हम किसी भी कॉन्शियस क्लासिकल अपैरेटस से क्वांटम ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो वो क्वांटम ऑब्जेक्ट अपना स्टेट बदल सकता है। कॉन्शियसनेस इस इंटरेस्टिंग टॉपिक था और उसे क्वांटम मैकेनिक के साथ लिंक करने के बाद उसके एग्जिस्टेंस होनी समझ में आने लगी। अर्विन स्कॉचेंडर्स ने क्वांटम पार्टिकल्स के लिए एक वेव इक्वेशन डिराइव की। ये इक्वेशन बताता था कि पार्टिकल लेफ्ट जाएगा कि राइट, लेकिन इसमें एक तीसरा स्टेट भी था कि पार्टिकल्स दोनों डायरेक्शन में जा सकते हैं अंटिल उसका मेजरमेंट कोलैप्स ना हो जाए, और यही इस तीसरे स्टेट को सुपरपोजिशन ना कहा गया। स्कॉचेंडर्स ने माइंड एंड मैटर पर एक बुक भी लिखी थी जिसमें उन्होंने कहा कि कॉन्शियसनेस एक क्वांटम फिनोमेनन भी हो सकता है जो ब्रेन के न्यूरॉन्स में भी होता है। रॉबर्ट पेनरोज ने 1989 में द एम्परर ऑफ न्यू माइंड लिखे, जिसमें उन्होंने वेव फंक्शन और कॉन्शियसनेस को लिंक करके एक्सप्लेन किया। उनके हिसाब से ब्रेन भी एक क्वांटम सिस्टम की तरह सुपरपोजिशन में भी रहता है। जैसे ही वेव फंक्शन कोलैप्स होता है कॉन्शियसनेस जन्म लेती है। डीएनए के बारे में देखा जाए तो 19% लोगों का डीएनए सेम होता है और 2% उस डीएनए में डिफरेंस होता है, और वही 2% हमें अलग बनाता है और मोस्टली न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में एक्सप्रेस होता है। डीएनए में 300 करोड़ न्यूक्लियोटाइड बेसेस होते हैं और 2% में करीब 6 करोड़ बेसेस होते हैं, जिनके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से हर इंसान अनइमेजिनेबल लेवल तक डिफरेंट हो सकता है।
लेकिन पेनरोज की थ्योरी में एक प्रॉब्लम थी क्योंकि न्यूरॉन्स सुपरपोजिशन के लिए बहुत बड़े स्ट्रक्चर्स है। तब एनेस्थीसियोलॉजिस्ट टॉड एम्ब्रॉफ ने प्रपोज किया कि न्यूरॉन्स के अंदर के माइक्रोट्यूब्यूल्स क्वांटम प्रोसेसिंग का काम कर सकते हैं और उनके हिसाब से माइक्रोट्यूब्यूल्स में इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज होती है। लेकिन आज भी कई सारे साइंटिस्ट इस थियरी को बिलीव नहीं करते। लेकिन दूसरी तरफ इलोन मस्क जैसे लोग कॉन्शियसनेस को एक फिजिकल क्वांटिटी मानते हैं। न्यूरालिंक एक 1000+ इलेक्ट्रोड चिप है जो ब्रेन को कंप्यूटर से कनेक्ट करने का काम कर रही है। एक मंकी पर टेस्ट किया तो उस मंकी ने उस ब्रेन सिग्नल से बीइंग कंट्रोल किया। अगर फिजिकली कॉन्शियसनेस को स्कैन और कॉपी किया जा सके तो थियोरेटिकली डिजिटल इमॉर्टलिटी पॉसिबल हो सकती है। पहले ब्रेन को स्कैन करके कॉन्शियसनेस कॉपी की जाएगी और फिर उसे किसी ह्यूमनॉइड बॉडी या होस्ट कंप्यूटर पर अपलोड किया जाएगा। इससे न सिर्फ इमॉर्टलिटी बल्कि स्किल अपलोड करने के आइडियाज भी अपलोड हो सकते हैं। इलॉन मस्क के हिसाब से ये एआई को डिफीट करने में भी मदद कर सकता है। और फ्रेंड्स, अगर आपको कॉन्शियसनेस के बारे में कुछ नया सीखने मिला और तो इस वीडियो पे लाइक जरूर ठोकना, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ। आज तक के लिए इतना ही। जब तक के लिए नई वीडियो आती है तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत एंड बाय।